टेक्निकल टैबलेट के डूड सिस के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज। वन बाय वन हम एक तरफ से चलेंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ईसीबीसी के बारे में मैंने बताया है। ईसीबीसी अभी हाल ही में जो रिसेंटली यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईसीबीसी के बारे में पूछा गया था। ईसीबीसी का फुल फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये जनरली न्यू बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। ये एक ऐसा बिल्डिंग कोड है जिसके हिसाब से अगर कंज्यूमर जो न्यू बिल्डिंग के हैं 50% अपने यहाँ का एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनके चार्ज में यानी सप्लाई के चार्ज में 35% का रिडक्शन किया जाएगा। ये पीयूष गोयल जी के द्वारा 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ईसीबीसी के द्वारा 35% तक हम चार्ज का रिडक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, अगर हम 50% अपनी बिल्डिंग का एनर्जी सप्लाई कंजर्वेशन सेविंग कर सकते हैं। बेसिकली यह एक एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेफरेंस देता है। अगले प्रश्न में हम आते हैं। अर्थिंग के बारे में मैंने यहाँ बताया है, कुल कितने अर्थिंग हैं और उनके डायामीटर का यूजुअली बहुत बार प्रश्न ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उसके डायामीटर कितने कितने का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट अर्थिंग के बारे में। प्लेट अर्थिंग में दो तरह की अर्थिंग है। कॉपर की अगर प्लेट लेते हैं और अगर जीआई की प्लेट लेते हैं तो कॉपर की प्लेट के लिए 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 मिलीमीटर की अगर हम कॉपर की प्लेट लेते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड मान होगा। वही अगर जीआई के लिए होता है तो ये 60 इंटू 60 सेम होगा, लेकिन इसमें 6 का हो जाएगा प्लेट। अब बात करते हैं पाइप अर्थिंग की। पाइप अर्थिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल, सूटेबल और सबसे अच्छी अर्थिंग मानी जाती है पाइप अर्थिंग को। 40 इसका डाया होगा और लेंथ बात कर लें अगर पाइप की तो वो 2 मीटर होना चाहिए। स्ट्रिप अर्थिंग की बात करते हैं तो कॉपर का अगर हमारा स्ट्रिप है तो 25 इंटू 1.6 का उसका जो मेज़रमेंट होना चाहिए। और ये अगर जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का अगर है ये वो स्ट्रिप तो 25 इंटू 4 का होना चाहिए। अंत में हम देखते हैं रॉड अर्थिंग को हम लोग फायर अर्थिंग भी कहते हैं। इसमें अगर हम लोग कॉपर का लेते हैं तो 50 का डाया होना चाहिए और जीआई का होगा तो 16 का वो होना चाहिए, उसका डाया होना चाहिए, डायामीटर होना चाहिए। यहाँ में होता है अर्थिंग वायर का मिनिमम स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में। अगर कॉपर की हमारी वायर है तो जो स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू है वो 14 यानी 14 से कम नहीं होनी चाहिए। 14 HWG को अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि उसके रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो वो 6 स्क्वायर का आता है। एल्युमिनियम के अगर ले लेंगे तो हमारा 8 HWG से कम नहीं होना चाहिए, जो कि 2 स्क्वायर से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, HWG की अगर हम लोग मान बढ़ाते चले जाते हैं तो उसका डाया घटता जाता है, यानी HWG का मान जितना बढ़ेगा डायमीटर उतना ही कम होगा। तो हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, सिमिट ट्रिगर के बारे में आप लोग सुना होगा। लगभग आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एग्ज़ाम में अगर वो इलेक्ट्रिकल का ही है तो कैसे उसमें ये सिमिट ट्रिगर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले सिमिट ट्रिगर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिंबल आपका ये रहा। इसमें इनपुट पे अगर हम एनालॉग देते हैं और आउटपुट पे तो हमें डिजिटल प्राप्त होता है। अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो सिमिट ट्रिगर को यूजुअली हम लोग एक कंपरेटर भी कहते हैं। कंपरेटर में दिक्कत क्या था कि कंपरेटर को इसने हटा करके जब सिमिट ट्रिगर आया तो कंपरेटर में ज़्यादा नॉइस होता था, एफिशिएंसी उसकी कुछ कम थी। तो जनरली कंपरेटर की जगह पे हमारा उद्देश्य सिमिट ट्रिगर को लाने का यही था कि नॉइस लेवल को हम लोग रिड्यूस कर दें और एफिशिएंसी इंक्रीज कर दें, और जो ट्रिगरिंग की स्पीड होती है यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो स्पीड होती है वो कुछ बढ़ जाए। तो आप लोग जानते हैं कि हिस्टैरिसीस इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग नॉइज़ को कम करते हैं। जैसे हम लोग हिस्टैरिसीस मॉडल भी पढ़ते हैं तो हिस्टैरिसीस इफेक्ट का जनरली सिमिट ट्रिगर में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टैरिसीस ट्रिगरिंग में कौन से इफेक्ट का यूज किया जाता है, तो उसका जवाब है हिस्टैरिसीस इफेक्ट का इसमें यूज किया जाता है। इस प्रकार से सिमिट ट्रिगर का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। और सिमिट ट्रिगर का एक और नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में कई बार कि इसका अनदर नेम क्या है, तो रीजनरेटिव कंपरेटर सर्किट भी इसको कहते हैं। जनरली ये क्लोज लूप सर्किट भी बनाता है। और इसके अलावा बात कर लें तो इसका जो हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे तो मेमोरी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। और ये
बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि सिमेट ट्रिगर का उपयोग हम लोग बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रूप में करते हैं और मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए भी करते हैं। और ये क्वेश्चन बता दिया कि ये किस इफेक्ट पे काम करता है, तो हिस्टैरिसीस इफेक्ट पे काम करता है। सिंबल आप इसका याद कर लीजिए, इसके बीच में जो ये बना हुआ है मतलब कि ये वाला सिंबल जो होता है बीच में इसके, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है इसके सिंबल की भांति। अगले प्रश्न में हम लोग मूव करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं फील फैक्टर को मैंने बताया है। फील फैक्टर ये न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ एग्ज़ाम है जिसमें इसको पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लीजिए। मैक्सिमम पावर को अगर हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट करंट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फील फैक्टर निकल आता है। अब हम बात करेंगे इम्पल्स करंट की। इम्पल्स करंट क्या होता है? इम्पल्स करंट दोस्तों, ट्रांसफार्मर को अगर हम नो लोड पे सप्लाई देते हैं तो जो प्रारंभ में उसमें एक हायर करंट की वैल्यू जो बढ़ती है, जो लगभग 7 से 8 टाइम ज़्यादा होती है करंट के, वो नो लोड पे जो बहती है उसी को हम लोग इम्पल्स करंट कहते हैं। इम्पल्स करंट जानने के बाद हम लोग जानेंगे इम्पल्स रेशियो। दोस्तों इम्पल्स रेशियो जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलेटर और लाइटिंग अरेस्टर का इम्पल्स रेशियो कैसा होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंसुलेटर का जो इम्पल्स रेशियो होता है वो हाई होता है और लाइटिंग अरेस्टर का जो इम्पल्स रेशियो होता है वो लो होता है। क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि इम्पल्स रेशियो जो होता है, अगर हम बात करें पहले इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर के केस में जो इम्पल्स रेशियो होता है वह इम्पल्स पीक वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वोल्टेज का रेशियो होता है। चूँकि पीक वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए इंसुलेटर के केस में इम्पल्स रेशियो की वैल्यू हाई हो जाती है। वही अगर हम लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं तो लाइटिंग अरेस्टर में जो इम्पल्स रेशियो होता है वह फ्लैश ओवर वोल्टेज और डिवाइड कर देंगे, अगर हम उसको क्रेस्ट वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू देता है इम्पल्स रेशियो की लाइटिंग अरेस्टर केस में। तो लाइटिंग अरेस्टर केस में जानते हैं कि क्रेस्ट वोल्टेज जो है वो डिवाइड में आ रहा है, यानी क्रेस्ट वोल्टेज को ही पीक वोल्टेज कहते हैं। चूँकि वो बेस में हायर वैल्यू दे रहा है इसलिए इसकी ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इम्पल्स रेशियो की लाइटिंग अरेस्टर के केस में वैल्यू जो हो जाएगी वो लो हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने कुछ लिसा जोस पैटर्न ड्रा किया है, जो बेसिकली सीआरओ के आउटपुट स्क्रीन पे ड्रा होता है। तो लिसा जोस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम में इस तरीके का सिंबल दे करके पूछ देगा कि इसका एंगल यानी कि फेज़ एंगल कितना होगा। तो वैसे तो काफ़ी पैटर्न इसके होते हैं, बाकी पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा, वो काफ़ी सिंपल, लेकिन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बना करके, मैंने उसको यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाला, मैं बात करूँ इस वाले सिंबल का, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं ये जो सिंबल ड्रा हुआ है ये एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला में अगर ये जो है इसका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा दोस्तों तो वो 60 डिग्री या फिर 300 डिग्री एंगल फेज एंगल बनाएगा। वहीं अगर आप सेकेंड वाला ये वाला जब देखेंगे तो अगर इसका जो मेजर एक्सिस यानी हाइपरबोले का जो मेजर एक्सिस वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो ये 150 या 210 यानी 210 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, आप सीधा इसको इस तरीके से हल कीजिए कि मेजर पोर्शन या इसका मेजर एक्सिस हाइपरबोले का जो होगा फर्स्ट और थर्ड में होगा तो 60 या 300 डिग्री। 260 300 बताने का मतलब है कि अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो 360 में से 60 रिड्यूस करते हैं तो 300 डिग्री आता है। उसी प्रकार से 150 को अगर हम 360 में से रिड्यूस करते हैं तो 210 आता है। तो ये दोनों आपको आंसर अगर दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप दोनों में से किसी एक को सही कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कुछ आईआर रूल को मैंने लिख दिया डायरेक्टली डिस्कस, मैं उसको अभी वर्बली बोल के बताऊंगा आपको। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी भी हम लोग धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो में 3-4 आईआर रूल डिस्कस करेंगे, तो इस तरीके से सारे आईआर रूल डिस्कस हो जाएंगे। पहले बात करते हैं कि आईआर रूल में टोटल कितने आईआर रूल हैं। तो 146 टोटल आईआर रूल है। 1956 में पहला संशोधन हुआ था। अच्छा, अगर प्रश्न पूछ देगा कि मॉडर्न समय में यानी वर्तमान समय में कौन सा आईआर रूल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका सही उत्तर होगा 2003 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं।
और अब बात करते हैं कि ये जो आईआर रूल मैंने लिखा है ये कौन कौन से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले 88 आईआर रूल को देख लेंगे। तो गार्डिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो गार्डिंग का सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो 88 आईआर रूल से यूज करते हैं। 92 आईआर रूल की बात कर लें तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग, जो लाइटनिंग होती है, लाइटिंग का जो यूज होता है या लाइटिंग जो इफेक्ट से बचाव प्रोटेक्शन होता है उसे हम 92 से डिस्क्राइब करते हैं। 73 को देख लें तो ये हमारा एक्स रे को डिफाइन करता है और हाई फ्रिक्वेंसी और एक्स रे को डिफाइन करता है। 33 और 30 ये दो ऐसे आईआर रूल हैं जो सर्विस मेंस यानी कंज्यूमर के पास जो सर्विस मेंस होता है जिसके डिस्टेंस पोल से मिनिमम 40 मीटर तक होती है, तो ये डिफाइन करता है 30 और 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं GTO के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आजकल के बड़ा पसंदीदा प्रश्न बना हुआ है। ये जो पेपर को एनालिटिक रूप से डिस्क्राइब करते हैं, बनाते हैं, उसमें GTO का क्वेश्चन डाल देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए GTO है का फुल फॉर्म इसकी है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ये प्रकार का थायरिस्टर है। अच्छा, थायरिस्टर हम लोग SCR ही पढ़ते हैं, तो ज़रूरत क्या पड़ी कि SCR को हटा करके हमको थायरिस्टर GTO लाने की। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो SCR होता था उसको हम लोग गेट पल्स यानी गेट पे उसको गेट पल्स दे के टर्न ऑन तो कर देते थे, लेकिन SCR टर्न ऑफ नहीं हो पा रहा था। किससे? गेट पल्स के देने के द्वारा। तो गेट पल्स देने से SCR केवल टर्न ऑन होता था, टर्न ऑफ नहीं हो पाता था। तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए GTO मार्केट में लॉन्च हुआ। GTO में इसका नाम ही है गेट टर्न ऑफ, यानी गेट पर हम पल्स दे करके इसको ऑफ कर सकते थे। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं GTO का सिंबल, इसमें 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। मैंने बताया था कि जो डिवाइसेस यूनिडायरेक्शनल होती हैं वही बाईपोलर होती हैं। केवल बाई डायरेक्शनल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 इक्विपमेंट हैं हमारे ख्याल से, पहला मॉसफेट है और दूसरा ट्रायक था। जो इक्विपमेंट बाई डायरेक्शनल होगी वो यूनिपोलर होगी और जो यूनिडायरेक्शनल होगी वो बाईपोलर होगी। ये फंडा आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोज़ जाकर उसमें देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। आइए GTO के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऐड करते हैं। तो ये 3 टर्मिनल का है, बाईपोलर डिवाइस है, इतना तो आप लोग जान लिए हैं। इसके अलावा ये करंट कंट्रोल माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है। तो SCR भी हमारी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, उसी प्रकार से GTO हमारा करंट कंट्रोल ही है। अच्छा, टर्न ऑन और टर्न ऑफ की क्रिया किस तरीके से करते हैं? तो इसके गेट पे हम एक स्मॉल पॉजिटिव गेट पल्स दे करके या गेट करंट पल्स दे करके इसको ट्रिगर ऑन किया जा सकता है, यानी कंडक्शन मोड में लाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए ये SCR में नहीं हुआ था, लेकिन GTO में होगा। क्या होगा कि अगर हम एक नेगेटिव गेट पल्स दे दें किस पे, इसके गेट पे GTO के, तो ये टर्न ऑफ हो जाता है। तो यही सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी थी, सबसे बेनिफिशियल प्रॉपर्टी थी कि इसको हम नेगेटिव, एक स्मॉल नेगेटिव गेट पल्स इसके गेट पर दे करके इसको टर्न ऑफ किया जा सकता था आसानी से। तो ये हो गया गेट GTO के सभी प्रश्न। अब आएंगे अगले प्रश्न पे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है UGT के बारे में। दोस्तों GTO की तरह UJT बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरीके से टॉपिक कर लें। ये भी बड़ा छात्रों का तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का पसंदीदा प्रश्न है जो कि लगभग सब एग्जाम में डाल दिया जा रहा है। तो UJT के बारे में जान लीजिए कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक तरीके से इसका फुल फॉर्म है। 3 टर्मिनल इसमें होते हैं, जिसमें से इसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। तो एक अमीटर होता है और 2 बेस होता है। सिंबल इसका आप देख लीजिए इस तरीके से है, यानी कि B1 B2 2 बेस इसमें है और ये अमीटर लेके इसके बना हुआ है। इसका उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वो SCR को ट्रिगर ऑन करने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था कि SCR को ट्रिगर ऑन करने के लिए कई मेथड है, लेकिन ट्रिगर ऑफ यानी कि उसको बंद करने का मेथड कोई नहीं, इसलिए हम लोग कम्यूटेशन ला का यूज़ करते हैं। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेशन के द्वारा कैसे हम SCR को टर्न ऑफ करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि UJT का उपयोग हम लोग ट्रिगरिंग करने के लिए यानी ट्रिगर ऑन करने के लिए भी कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पूछा है एग्जाम में कई बार का कि वह कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसका उपयोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के लिए किया जाता है, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या रीजन शो करता है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, मैंने A, B और C करके यहाँ पर डिनोट किया है। A जो शो कर रहा है वो कट ऑफ रीजन शो कर रहा है, B नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो कर रहा है और C जो है सैचुरेशन रीजन शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको UJT का
कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, ये वोल्टेज अमीटर और करंट अमीटर के बीच में ड्रा किया हुआ है। सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख लिए होंगे। यूजेटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मिलेंगे फिर से अगले वही टॉपिक में, अगले ही डोज में टेक्निकल टैबलेट के। और इन वीडियो को एक बार आप पुनः देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।